ओके, तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। तो एटमॉस्फेयर जैसे कि आपको पता है इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, राइट? सो यू आर लिविंग एट द सरफेस एंड देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैस ओवर आवर अर्थ एनवेलपिंग आवर होल अर्थ, राइट? अपनी पूरी अर्थ में अपना जो ब्लैंकेट है गैसेस का उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं एंड इज एक्चुअली अ मेड अप ऑफ एयर। अब एयर क्या होती है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है, एंड इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। इट कंटेन लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन for humans and animals and carbon dioxide for plant, right? So that's why earth is so special because it contains CO2 and your O2 and your CO2. Now O2 is beneficial for us humans and all the animals and CO2 is good for our plants, so they two are both life giving gases. बाकी और भी गैसेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जब कंपोजिशन की बात करें, ओके? Now, air is an integral part of the Earth's mass, ठीक है, and 99% of the total mass of the atmosphere is confined to just height of 32 kilometer. Now, even though our atmosphere actually has a height of almost 100 to 150 kilometer, okay, but जो हमारा atmosphere का bulk mass है ना, 99% जो mass है वो concentrated है अपना 32 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि जो हैवी गैसेस हैं जैसे कि आपकी O2, CO2, दे आर एक्चुअली कंसंट्रेटेड एट द बेस, बिकॉज वो हैवी होंगे तो ऑब्वियसली वो सेग्रीगेट करके अपना नीचे वाली लेयर बनाएंगे, और जो जितनी भी लाइटर गैसेस होंगी जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वो सबसे टॉप पे रहेंगी, ओके। नाउ वी नो दैट एयर इज कलरलेस एंड ओडरलेस एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लोज एज अ विंड। तो जब आप नॉर्मल रहते हो, जब कोई हवा वगैरह नहीं चल रही होती, तो आपको पता नहीं चलता है कि हम एक्चुअली एक फ्लूइडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। फ्लूइड आपको पता है कि हम गैसेस को भी फ्लूइड्स बोल सकते हैं, राइट? देयर वी आर एक्चुअली लिविंग इनसाइड अ फ्लूइडिक इन्वायरमेंट। लेकिन जब हवा चलती है तब जाके आपको पता चलता है कि ये एक्चुअली देयर इज अ एयर। तो अब हम बात करते हैं, ये बात रही कि हम ओवरव्यू हमने देखा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर बना कैसे, ठीक है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्या पहले से ही एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था अर्थ पे या धीरे धीरे करके बना? कौन सी गैसेस पहले प्रेजेंट थी एंड कौन सी गैसेस बाद में आई? तो इनको हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर आपको पता है कि जो अर्थ है, ठीक है, वो 4.5 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी कि वो कब से 450 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ बनी थी, ठीक है, सोलर सिस्टम से। तो उस समय क्या था कि जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, यानी कि जो अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जाएंगे तो इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड को हम हेडियन ईयन बोलते हैं, ठीक है। 4.5 बिलियन से लेके 4 बिलियन ईयर्स तक का जो पीरियड था, यानी कि जब हमारी अर्थ नई नई बनी थी, प्रोटो प्लैनेट थी, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं हेडियन। उस समय क्या हुआ कि जैसे जैसे अर्थ कूल होने लगी तो हमारी जो वोल्केनोस थे, वोल्केनोस से जो इंटीरियर वाला पोर्शन था हमारे अर्थ का, वहां से गैसेस बाहर आना चालू हुई, ठीक है, वोल्केनोस के जरिए। अब वो गैसेस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आउट गैसिंग, ठीक है। तो जो हमारा जितना भी एटमॉस्फेयर आया है वो एक्चुअली अर्थ के इंटीरियर से आया है, ओके। और जितनी भी गैसेस हैं वो हमारे जो अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जनरली मिनरल्स सच एज एम्फीबोल्स, वो कंटेन करते हैं अपने गैस, जो O2 एंड H2 होते हैं, ठीक है, OH ग्रुप होता है, वहां से हमारा ये फ्री होके बाहर आता है वोल्केनो के जरिए, ठीक है। तो वोल्केनिक आउटगैसिंग क्रिएटेड द प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ आउटगैसिंग फ्रॉम वोल्केनिज्म सप्लीमेंटेड बाय गैसेस प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट ऑफ द अर्थ। अब हुआ क्या था कि जब हमारी अर्थ बनी थी तो 4 बिलियन ईयर्स तक ये पूरी हॉट थी, राइट? उसमें वोल्केनोस भी अपने गैसेस इरप्ट कर रहे थे, ठीक है, वेपर इरप्ट कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ जो प्लैनेट्स बन रहे थे तो उनकी कुछ बॉडीज, एस्टेरॉयडल बॉडीज जो थी, ठीक है, प्लैनेटिस्मस जो थे, वो भी टकरा रहे थे पृथ्वी से। तो उस फेज को, जिस समय ये जितने भी रॉक डिब्री वगैरह थी वो टकरा रही थी अर्थ से, उस फेज को हम बोलते हैं लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली अराउंड 4 बिलियन ईयर्स के आसपास हुआ था लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। उसके कारण भी जो गैसेस प्रोड्यूस हुई थी उन्होंने अपना एटमॉस्फेयर बनाना चालू किया था उस समय। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर ऑफ एस्टेरॉइड हैव कोलाइडेड विद द early terrestrial planets including earth
एंड उसके बाद ही हमारा जितने भी गैसेस थे ये सब प्रोसेस के जरिए बनी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी प्रोसेस थी वो आपकी आउटगैसिंग थी, ठीक है, आउटगैसिंग। Now over time the earth's surface solidified, leaving behind hot volatiles which resulted in a heavy CO2 atmosphere with hydrogen, nitrogen, inert gases and water vapor। अब क्या हुआ कि जब ये लेट हेवी बोmbardment खत्म हुआ, साथ ही साथ अर्थ जो है अपनी कूल होने लगी, ओके, ओवर द टाइम, तो जो गैसेस थे कौन कौन सी बनी हमारी, फिर CO2 बनी, नाइट्रोजन बनी, ठीक है, हाइड्रोजन बनी, और बाकी इनर्ट गैसेस जैसे जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, आर्गन, ये सब गैसेस बनी। साथ ही साथ हमारे पास H2O भी था, वाटर वेपर भी था। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उस समय प्राइमरी एटमॉस्फेयर में या कि प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर में हमारा O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। This you have to remember, and it's a very very important point. Okay, there was no free oxygen, even though the oxygen was in water vapor, but free oxygen नहीं था हमारे पास, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। So the early atmosphere contained almost no oxygen। तो जो हमारी ऑक्सीजन आई वो आई फेनेरोजोइक इयन, यानी कि लगभग 2.5 से लेके 540 मिलियन एयर का जो इयन है हमारा, सॉरी प्रोटोजोइक इयन, नॉट फेनेरोजोइक, ओके। प्रोटोजोइक इयन में जो अर्ली प्रोटोजोइक यानी कि जो 2.5 मिलियन ईयर्स के आसपास या 2.5 बिलियन ईयर्स के आसपास हमारी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आई, और वो ऑक्सीजन आई साइनोबैक्टीरिया के जरिए, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। उन्होंने ही ऑक्सीजन को एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे एटमॉस्फेयर में हमारे लाया, ठीक है। अपरेंटली प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसाइजिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो ये जो O2 का वेरिएशंस था वो धीरे धीरे अप डाउन होता रहा, ठीक है, ओवर द टाइम। लेकिन अभी हमको पता है कि 21% ऑक्सीजन है हमारे अर्थ पे, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम ऑक्सीजन का परसेंटेज था वो लगभग कार्बोनिफरस पीरियड टाइम पे था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। Now I am assuming that you all know what is Carboniferous, what is Phanerozoic, what is Proterozoic, ठीक है, Precambrian, because all of you are geology students, right? Geology or hydrogeology students, okay, so you might be knowing what all these are, okay। तो ये थी हमारा इवोल्यूशन अर्थ के एटमॉस्फेयर का। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की। Now composition of the atmosphere contains several gases। Now जो चंक बनाता है लगभग 70% 78% के आसपास हमारा नाइट्रोजन गैस है, ओके। फिर हमारा आता है ऑक्सीजन गैस, राइट। इन दिस पाई चार्ट डायग्राम यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट 78% इज ऑफ नाइट्रोजन, देन योर ऑक्सीजन इज अराउंड 21%, एंड देन उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, ठीक है, ये प्राइमरी हमारी गैसेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा नाइट्रोजन, फिर दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आता है आर्गन जो कि एक इनर्ट गैस है, ठीक है, देन फोर्थ नंबर पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, मीथेन, जिनॉन, एंड देन 10th नंबर पे हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन रिमेंबर इज वेरी वेरी स्मॉल इन नंबर, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बढ़ता जा रहा है एंड इट इज अ कॉज फॉर कंसर्न ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई थिंक अभी ये बढ़ के 0.48 समथिंग हो गया है, ओके, पार्ट्स पर मिलियन, राइट। तो ये था हमारा कि जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, ओके। नाउ जो परमानेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ये जब हमने ये वाली जो हमने अभी पढ़ी वो फिक्स प्रोपोर्शन रहती हैं, ठीक है, टोटल गैस वॉल्यूम के, यानी कि
जनरली ये चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो चेंज सिर्फ CO2 हो रही है ड्यू टू आवर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, ओके। एंड so heavier gases like nitrogen and oxygen tend to stick to the bottom at the atmosphere, ठीक है। nitrogen, oxygen and even CO2 is also heavier. CO2 is heavier than your oxygen, okay. The proportion of gases changes in the higher layers of the atmosphere in such a way that oxygen will almost be negligible quantity at the height of 120 किलोमीटर। तो टॉप पे हमारा क्या रहेगा, लाइटर गैसेस रहेंगी, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम। एंड बॉटम पे हमारा हैवियर गैसेस रहेंगी, जैसे कि O2, N2 एंड CO2। ये आपको ध्यान में रखना है कि देयर इज अ सेग्रीगेशन, ऑलराइट। तो मूविंग ऑन, देखते हैं कि भाई थोड़ा गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ओके। बाकी ऑक्साइड्स एलिमेंट्स बनाते हैं हमारे अर्थ में जितने भी, जैसे लगभग जितने भी और मिनरल्स होते हैं या इकोनॉमिक मिनरल्स होते हैं, वो जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में रहते हैं, राइट, बिकॉज दे हैव ऑक्सीजन इन देयर कंपोजिशन, ठीक है। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनर्ट गैस, ओके। तो आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट्स में या लेस के पैकेट्स में नाइट्रोजन भरी रहती है, बिकॉज इट इज इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, ओके, नो रिएक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द नाइट्रोजन इज कंट्रोल कंबशन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों नहीं भरते चिप्स के पैकेट में, बिकॉज ऑक्सीजन भरेंगे तो चिप्स के पैकेट क्या हो जाएगा, रॉटन हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन क्या करता है, एक तरीके से उसको डिग्रेड कर देता है, ठीक है। बट नाइट्रोजन इज, सिंस नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टिव, इट इज इनर्ट, hence it is very good for preserving, okay। साथ ही साथ it prevents the spontaneous combustion of oxygen in the atmosphere due to its inertness। फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है कि कितनी खतरनाक गैस है, ओके, बट ग्रीन प्लांट्स के लिए इज वेरी वेरी गुड, ओके, बिकॉज थ्रू फोटोसिंथेसिस green plants absorb the carbon dioxide from the atmosphere and जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। Now with increased burning of fossil fuels, oil, coal and natural gases, the carbon dioxide percentage in the atmosphere is increasing, okay। Now this more carbon dioxide in the atmosphere means कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज जो रेडिएशन रहेगी वो क्या करेगी, CO2 ऑब्जर्व कर लेगी उस रेडिएशन को और एक हीट ट्रैप बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ओके। तो जितनी ज्यादा CO2 आएगी उतना ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, रेडिएशन इस CO2 की लेयर हमारी एब्जॉर्ब कर देगी एंड ये हीट डिसिपेट नहीं हो जाएगा, ठीक है, नो डिसिपेशन ऑफ हीट, यानी कि हीट जो है वो स्पेस में नहीं जाएगी एंड दैट्स वाई यहाँ पे हमारी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास, सॉरी अर्थ के सरफेस के आसपास। फिर हमारी ओजोन आती है। तो ओजोन इज नॉट एक्चुअली अ मेजर गैस, इट्स अ ट्रेस गैस, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है ये, ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट ओजोन, ओजोन is a type of oxygen molecule consisting of 3 oxygen atoms and it forms less than the 0.0005% by the volume of atmosphere and it is unevenly distributed, ठीक है। तो ओजोन में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, राइट, एंड इट इज अ ट्रेस गैस, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसका वॉल्यूम जो है, अगर टोटल वॉल्यूम हमारा एटमॉस्फेयर का 100% है तो उसमें से सिर्फ 0.005% अपना ये ओजोन लेती है। नाउ द जोन ऑफ ओजोन इज बिटवीन 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड, यानी कि एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर की बाउंड्रीज में ये है। तो जो ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन है वो आपको ध्यान रखना है कि 20 से 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या स्ट्रेटोस्फेयर
ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्रीज में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो सॉरी नॉट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पार्ट पे, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोपॉज एंड मेसोस्फेयर के पास पे ओजोन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, दिस लेयर। ऑलराइट, नाउ ओजोन का सबसे बड़ा एडवांटेज ह्यूमंस के लिए ये है कि ये यूवी लाइट को जो क्या करती है, ब्लॉक करती है, ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एट अ हायर एल्टीट्यूड्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन O2 एंड यूवी लाइट। तो जब ऑक्सीजन पे यूवी लाइट पड़ती है तो वो ब्रेक होता है और जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल रहता है वो दूसरे ऑक्सीजन पे अटैच हो जाता है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई हाउ वी गेट द O3 मॉलिक्यूल। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये यूवी को ब्लॉक करती है, क्योंकि ये यूवी रेडिएशन से ही हमारा O3 बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन बनता है। कमिंग टू द वाटर वेपर, वाटर वेपर आपको पता है इज 0.02% से 4% ऑफ द टोटल वॉल्यूम बनाता है, ठीक है। Now 90% of the moisture contained in the atmosphere exists within 6 किलोमीटर of the surface of the earth। तो जो जनरली वाटर वेपर है हमारा वो मॉइस्चर ही होता है, तो उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो लगभग 6 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद देयर इज नेग्लिजिबल H2, ओके, वाटर वेपर। नाउ रिमेंबर, जो वाटर वेपर है हमारा H2 इज अ वेरी एफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस। ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो क्या ये क्या करता है, सोलर रेडिएशन को काफी ज्यादा ट्रैप करता है, लेकिन ये CO2 से कम हार्मफुल है, बिकॉज CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें। लेकिन H2O ट्रैप्स मोर हीट देन द CO2, अगर हम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल ज्यादा ट्रैप करेगा हीट को देन CO2 मॉलिक्यूल, बट since CO2 is in greater concentration, that's why CO2 is more harmful to the atmosphere, okay. So it absorbs not only the long wave terrestrial radiation but also the part of incoming short wave solar radiation। ऑलराइट, तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि जो हमारी अर्थ से रेडिएशन बाहर निकल रही है उसको ये ट्रैप कर देता है H2O। साथ साथ आपको पता है कि वाटर वेपर जो है सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड्स, and on condensation the latent heat of condensation is the ultimate driving force behind the all storms, ठीक है। तो जब हम storms के बारे में पढ़ेंगे, सर्किन साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको पता लगेगा कि जो वाटर वेपर में जो जब कंडेंस होता है वाटर वेपर, तो जो उसकी लेटेंट हीट रहती है, जो उसके अंदर हीट रहती है, वो जब डिसिपेट होती है तो हाउ इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द स्टॉर्म्स, ओके। फिर बाद में जो हमारे एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर वी हैव, सॉरी कंपोजिशन, वी हैव सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स में क्या क्या आता है आपका, एशेज, सैंड पार्टिकल्स, पॉलन्स, ग्रेन, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, सूट, ओशन सॉल्ट्स वगैरह, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जो ब्लू कलर होता है स्काई का, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ द बाय द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब हमारा एटमॉस्फेयर से सन की रेज टकराती हैं तो उनकी स्कैटरिंग भी हो जाती है ड्यू टू दिस dust particles and all these gases. That's why we see the blue color, because blue is the most refractive, okay. Coming to the structure of atmosphere, तो structure of atmosphere की बात करें तो आपको पता है कि जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उनको हमने डिवाइड कर रखा है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर आपकी 0 to 12 किलोमीटर तक, फिर 12 से 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है हाइट में, एंड देन मीजोस्फेयर 50 to 80 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 80 to 700 किलोमीटर एंड एक्सोस्फेयर 700 to 10,000 किलोमीटर्स। तो ये आपको इमेज दिख रही है, इसमें ट्रोपोस्फेयर, राइट,
देन आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन आपका मीजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। नाउ ये जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, जिगजैग लाइन, दिस इज द टेम्परेचर, ठीक है, हाउ द टेम्परेचर चेंजेस विद हाइट। जैसे हम ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचते हैं, ठीक है, सरफेस से ट्रोपोस्फेयर तक अगर हम जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर हम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर तक जाएंगे तो टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा और देन इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे कि लेट्स से कि हमारे सरफेस पे अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वो लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जैसे हम ट्रोपोस्फेयर के टॉप पे पहुंचेंगे। फिर हम ट्रोपोस्फेयर से जब स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ ऊपर जाएंगे तो उसके बाद वो फिर से धीरे धीरे करके वापस से 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा एट द top of stratosphere, then again it will back down, decrease। तो ट्रोपोस्फेयर के टॉप पे एक लेयर होती है ट्रोपोपॉज, ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास। फिर ट्रोपोपॉज पे होता क्या है कि हमारा टेम्परेचर जो होता है वो स्टडी रहता है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोपॉज आता है, ठीक है, ऐसे ही करके मीजोपॉज एंड देन देयर इज कार्बन लाइन, ठीक, कार्बन लाइन इज एट 100 किलोमीटर। अब तो कार्बन लाइन क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर वेरिएशंस कैसे होते हैं हाइट के साथ, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसको हम लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। द रेट एट विच एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इज कॉल्ड टेम्परेचर लैप्स रेट, ऑलराइट। तो टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ वो उसको हम लैप्स रेट कहते हैं। एंड द एवरेज लैप्स रेट, यानी कि जो एवरेज लैप्स रेट है इन लोअर एटमॉस्फेयर, इट इज अबाउट 6.58 डिग्री सेल्सियस विद एवरी 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री चेंज होगा, यानी कि डिक्रीज होगा अगर हम सरफेस से जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी हियर कि 0 यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है और ट्रोपोपॉज यानी कि लगभग 11 से 12 किलोमीटर के आसपास टेम्परेचर आपका -60 डिग्री पहुंच जाता है। सो जो एवरेज लैप्स रेट है वो कितना है, 6.58 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर हाइट में 6 डिग्री या 6.5 डिग्री टेम्परेचर हमारा कम होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक दो टर्म आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है लैप्स रेट का पॉजिटिव होना और एक होता है लैप्स रेट का नेगेटिव होना। नाउ व्हेन द लैप्स रेट इज पॉजिटिव द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट, ठीक है। जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के साथ तब हम बोलते हैं कि लैप्स रेट पॉजिटिव है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद हाइट तब हम बोलते हैं कि लैप्स रेट नेगेटिव है। सो रिमेंबर, from surface to tropopause the lapse rate is positive because the temperature is decreasing with the height. From tropopause to stratopause the lapse rate is negative because temperature is increasing with the height, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब हम लेयर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर इज एल्टीट्यूड 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ट्रोपोपोज का एल्टीट्यूड है वो पोल्स पे 8 किलोमीटर है, वहीं इक्वेटर पे आपका 18 किलोमीटर है। तो आपको पता ही है कि इट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। नाउ द थिकनेस इज ग्रेटर एट द इक्वेटर बिकॉज हीटेड एयर आल्सो राइजेस टू ग्रेटर हाइट्स, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन ऑल्सो ये भी है कि एक रीजन तो ये है कि अर्थ का जो ऑब्लेट शेप है उसके कारण भी, ठीक है, इसकी हाइट यहाँ पे ज्यादा है ऑब्लेट शेप होने के कारण, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स या आउटवर्ड सबसे ज्यादा इक्वेटर पे लगता है। लेकिन साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि इक्वेटर पे जो होता है आपका जो सोलर रेडिएशन है सबसे ज्यादा पड़ती है इक्वेटर के आसपास। एंड सोलर रेडिएशन ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, जो हीट एयर होगी जो वो गर्म ज्यादा होगी, और गर्म एयर आपको पता है लाइटर होती है एंड इट ट्रेवल्स अपवर्ड
एट ग्रेटर हाइट्स देन द कोल्डर एयर, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा है। तो ट्रोपोस्फेयर की जो बाउंड्री है, अपर बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ओके। सो तो लैप्स रेट हमने बोला था कि 6.5 डिग्री पर किलोमीटर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि इट इज -45 डिग्री सेल्सियस एट द पोल्स एंड -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर। बिकॉज इक्वेटर पे ऑब्वियसली हाइट ज्यादा है, तो यहाँ पे लैप्स रेट मतलब टेम्परेचर चेंज भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेट से ये हमारा इक्वेटर है और लेट से ये हमारा पोल है, और पोल में हाइट ट्रोपोस्फेयर की 8 किलोमीटर है और यहाँ पे 14 किलोमीटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कम होगा और यहाँ पे ज्यादा हाइट होने की वजह से टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। साथ ही साथ ट्रोपोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन भी होता है, टर्बुलेंस एंड एडीज वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टर्बुलेंस तो आपको पता ही है कि जो विंड्स का टर्बुलेंस होता है वो भी ट्रोपोस्फेयर में रहता है, दैट्स वाई। और जो स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही कन्फाइंड रहते हैं, दैट्स वाई जो कमर्शियल प्लेन होते हैं हमारे, ठीक है, वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उड़ते हैं, बिकॉज द स्ट्रेटोस्फेयर इज रिलेटिवली काम, ओके। साथ ही साथ इट इज मीटियोरोलॉजिकली द मोस्ट सिग्निफिकेंट जोन इन द एंटायर एटमॉस्फेयर, बिकॉज जितने भी वेदर के फिनोमिनास होते हैं, आप साइक्लोन, रेनफॉल, ठीक है, आपका हरिकेन्स वगैरह, ये जितने भी होते हैं ये दे आर कन्फाइंड टू द ट्रोपोस्फेयर, राइट। Now it is also called the convective region since all the convection stops at the tropopause। तो जितना भी कन्वेक्शन रहता है हमारा, आपको पता है गर्म एयर उठती है, ठीक है, सरफेस से, फिर वो ठंडी होती है और फिर वो डाउनवर्ड जाती है, तो इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये ट्रोपोस्फेयर तक ये सीमित रहता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर तक नहीं जाता है। तो ट्रोपोपॉज होता है वो क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, एंड दिस लेयर इज मार्क्ड बाय द कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया। एंड इट आल्सो एक्ट्स एज द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। कमिंग टू स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर लाइज बियॉन्ड द ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज के बाद, यानी कि जो टॉप लेयर होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर की, जिसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, उसके ऊपर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने यहां पे देखा। ओके, दिस लेयर इज योर स्ट्रेटोस्फेयर एंड इट्स हाइट इज 12 किलोमीटर के से लेके 50 किलोमीटर तक है इसकी हाइट, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि हाइट के साथ आपका प्रेशर भी डिक्रीज होता है, ओके। तो आपका सरफेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो लगभग 1 बार के आसपास रहता है, 1 मिली बार, 1000 मिली बार या 1 बार। और ऊपर जाते जाते आपको दिख रहा है 1000 से 100, 100 से 10 मिली बार, फिर 0.1, 0.1, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रेशर भी चेंज होता है। सो दिस इज योर स्ट्रेटोस्फेयर, ओके, दिस बाउंड्री। So it lies beyond tropopause up to an altitude of 50 km. The temperature in this layer remains constant for some distance, but then rises, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपका नेगेटिव लैप्स रेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। So it rises due to the presence of ozone, because ओजोन जो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। एंड राइज क्यों करता है टेम्परेचर, बिकॉज ओजोन जो होता है वो अपनी यूवी रेडिएशन को ट्रैप करता है, ओके। एंड इस ट्रैप करने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है एंड नेगेटिव लैप्स रेट होता है। सो दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फ्लाइंग एरोप्लेन्स इज आइडियल इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओके।
क्योंकि यहाँ पे ना तो क्लाउड्स होते हैं, ना कोई वेदर फिनोमेना होता है, साथ ही साथ टर्बुलेंस वगैरह नहीं होता है। सो दैट्स वाई जितने भी पैसेंजर एयरप्लेन्स रहते हैं, ठीक है, वो जनरली दे फ्लाई ओवर द ट्रोपोपॉज और इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन कभी कभी जो सिरस क्लाउड होते हैं, ठीक है, अभी हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, तो एक सिरस क्लाउड होते हैं। सिरस क्लाउड्स आर एक्चुअली वेरी हाई क्लाउड्स, ठीक है। आपको ये दिखेंगे कि ऐसे जो फेदर वाले क्लाउड्स होते हैं ना, अभी कभी क्लियर आसमान में आपको देखना कि जो सिरस क्लाउड्स होते हैं दे आर समथिंग फेदरी इन नेचर, ठीक है। जिनका लुक होता है, लुक्स लाइक फेदर्स, ओके, लॉन्ग होते हैं और फेदरी नेचर होता है। तो दे आर actually the highest clouds that can form, and sometimes they are present in the lower levels of the stratosphere, okay। यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, बट जब हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये बात थी स्ट्रेटोस्फेयर की। अब हम आते हैं ओजोनोस्फेयर पे, ठीक है। तो ओजोनोस्फेयर जो होता है वो एल्टीट्यूड बिटवीन 20 किलोमीटर से लेके 55 किलोमीटर तक इसका रहता है, जिसमें O3 हमारी रहती है। Then the highest concentration of ozone occurs between 20 to 30 kilometer, okay। तो ओजोनोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं, कीमोस्फेयर भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे केमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, ओजोन बनने की, यूवी रेडिएशन एब्सॉर्ब करने की। तो होता क्या है कि जो यूवी लाइट रहती है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, स्प्लिट कर देती है इनटू इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो यूवी रेज आई, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया इनटू इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स, ओके। और ये होता क्या है कि जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम रहता है ये क्या करता है, जो अनब्रोकन ऑक्सीजन रहता है उसके साथ कंबाइन कर देता है एंड फॉर्म करता है O3। नाउ द ओजोन मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, ओके। जनरली जो ओजोन मॉलिक्यूल होता है वो अनस्टेबल होता है इन नॉर्मल कंडीशन, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्या रहता है, जनरली लॉन्ग लिव्ड रहता है, स्टेबल रहता है। So when the ultraviolet light hits ozone, it's split into a molecule of O2 and an individual atom of oxygen again, ठीक है। तो वापस से जब O3 पे UV लाइट क्या करती है, अटैक करती है, तो ये वापस से क्या करता है, UV लाइट को एब्जॉर्ब करके वापस से फ्री ऑक्सीजन और एक O2 मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो UV लाइट रहती है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ पे। तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन रहती है, आपको पता है कि यार फ्रिज में जो गैसेस निकलती हैं जैसे CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, ये ओजोन के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेडिकल्स। तो क्लोरीन और जो ब्रोमीन रेडिकल्स रहते हैं दे आर हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर, ओके। तो ये ओजोन को ब्रेक कर सकते हैं। ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि CFCs, ठीक है, ब्रोमीन वगैरह, क्लोरीन, ये हार्मफुल होते हैं ओजोन के लिए। कमिंग टू मेसोस्फेयर, मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स बर्न्स अप दिस लेयर, ठीक है। तो मेसोस्फेयर की बात करें तो मेसोस्फेयर हमारा स्ट्रेटोपॉज के ऊपर, यानी कि 50 किलोमीटर से लेके लगभग 85 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है मेसोस्फेयर की। एंड मेसोस्फेयर में क्या होता है, जो मोस्टली जो हमारे मीटियोर्स आते हैं, ठीक है, जो बाहर से एस्टेरॉइड्स आते हैं, छोटे छोटे मीटियोर्स आते हैं, ठीक है, एक्सोप्लैनेटरी सेलेस्टियल जो डिब्री रहती है वो आती है, वो जनरली मेसोस्फेयर में बर्न हो जाती है, ओके, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेयर। So most of the meteors burns up in this layer on entering from the space. Now temperature drops with increasing latitude to the mesopause. तो mesosphere में होता क्या है, जो लैप्स रेट रहता है is actually positive. Positive का मतलब होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। Now mesopause is the coldest place on the earth and has an average temperature around -85 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मेसोपॉज होता है, ठीक है, जो यानी कि टॉप लेयर होती है मेसोस्फीयर की, इट इज द कोल्डेस्ट। आप देख सकते हो कि टेम्परेचर सबसे कोल्ड यहाँ पे है, मेसोपॉज पे है, ठीक है। तो
Mesopause is the coldest layer. ओके और टेम्परेचर कितना जा सकता है 85 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. नाउ सो कमिंग टू थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर आपको पता है कि मेसोस्फेयर के बाद हमारा थर्मोस्फेयर आ जाता है. तो इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस अगेन तो नेगेटिव लैप्स रेट विद रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट बिकॉज रेडिएशन फ्रॉम द सन. अब जैसे हम थर्मोस्फेयर पे पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक तो हमारा एटमोस्फेयर बहुत ही ज्यादा थिन हो जाता है और इंक्रीजिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन कॉजेज टेम्परेचर टू इंक्रीज रैपिडली. एंड अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा लैप्स रेट जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है. ठीक है. सो आइनोस्फेयर एक लेयर होती है, इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 kilometers. All right. So this is your thermosphere. लगभग 90 किलोमीटर से लेके अपना टॉप तक जाता है 400 किलोमीटर तक. All right. तो आपके जो ऑरोरास वगैरह भी रहते हैं वो भी थर्मोस्फेयर में ही हमारे बनते हैं. ठीक है. सो आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. तो आइनोस्फेयर भी एक लेयर होती है. अभी मैं होती क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको. तो आइनोस्फेयर जनरली टॉप ऑफ द मेसोपॉज से चलती है ऊपर की तरफ. ठीक है. तो आइनोस्फेयर इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो ऑल्दो टेम्परेचर इज हाई द एटमोस्फेयर इज एक्सट्रीमली रेरिफाइड. यानी कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो दे आर फार्दर अपार्ट. ठीक है. ड्यू टू वेरी लो प्रेशर जो हमारा एटमोस्फेयर रहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा थिन हो जाता है. सो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे. लेट्स से कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है एक और दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, वो कम से कम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट होंगे. इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ऐसा डिस्टेंस रहेगा. हेंस इवन दो द टेम्परेचर इज हाई हियर पर्सन विल नॉट एबल टू feel the heat because of the rarefied atmosphere. So international space station and satellite also orbit in this layer. अच्छा यहाँ पे हमारे ऑरोरास भी बनते हैं. ऑरोरास आपको पता है कि हमारे जो सन रहता है वहां से जो चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं. ठीक है. वो जब हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं. ठीक है. तो क्योंकि पोल्स पे सबसे ज्यादा हमारी मैग्नेटिक क्या होती है इंटेंसिटी होती है. तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दिस सीप थ्रू द मैग्नेटोस्फेयर और यहाँ पे ऑरोरा हमारे बनते हैं. ठीक है. पोल्स पे ऑरोरा जो लाइटनिंग होती है तो वो जनरली इस लेयर पे बनती है थर्मोस्फेयर लेयर पे. ठीक है. तो कार्बन लाइन एक लाइन होती है इमेजिनरी लाइन. इट इज लोकेटेड बिटवीन द थर्मोस्फेयर at an altitude of 100 km and is commonly used to define the boundary between Earth's surface and the outer space. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्बन लाइन है ये वाली लाइन. ठीक है. is the boundary between Earth's atmosphere and outer space. Okay. तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्पेस. ओके. वेयर ह्यूमन ट्रैवलर्स आर कंसिडर्ड एस्ट्रोनॉट्स. तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर हम कार्बन लाइन से ऊपर जाएंगे तो हम एस्ट्रोनॉट कहलाएंगे. ओके. तो अगर कोई इंसान एक प्लेन में जाता है एंड लेट्स से दिस इज 100 किलोमीटर और ये कार्बन लाइन है हमारी. ठीक है. एंड इट्स गोइंग ऑन अ प्लेन. अगर वो कार्बन लाइन से नीचे तक जाता है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल पायलट कहलाएगा. लेकिन जैसे वो कार्बन लाइन से ऊपर जाएगा ही विल बी कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट. राइट.
ये आपको ध्यान में रखना है। So this was about mesosphere. अब हम बात करते हैं आइनोस्फीयर की। तो आइनोस्फीयर भी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ एक तरीके से लेयर्स हैं। एंड होता क्या है कि अर्थ एटमोस्फेयर कंटेन द सीरीज ऑफ रीजन दैट हैव रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटमोस्फेयर के कुछ रीजन्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो चार्ज रहते हैं, यानी कि वो आयंस के शेप में रहते हैं। ठीक है, आयंस आपको पता है, when the atom lose their electrons or gain their electrons, they are called ions, right? तो होता क्या है कि जहां पे ये चार्ज्ड पार्टिकल्स रहते हैं जिनको हम आयंस बोलते हैं, उन लेयर्स को हम बोलते हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स को, आयनोस्फेयर। ठीक है, अब होता क्या है कि जो सन से हाई एनर्जी एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी हाई रहती है, शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट रहती हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद द गैस मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जितनी भी सन से यूवी रेज आ रही हैं, गामा रेज आ रही हैं, ठीक है, हाई एनर्जी एक्स रेज आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं, अर्थ के जो टॉप एटमॉस्फेयर का टॉप है वहां पे जो गैसेस हैं उनसे टकरा रही हैं, और उनसे टकरा के वो क्या करती हैं, उन गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देती हैं। ठीक है, अब गैसेस का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री हो जाएगा, तो वो चार्ज हो जाएंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज, and these electrically charged ions and electrons move and behave differently than the normal. Okay, and thus जहां जहां regions में ये electrically charged ions concentrated रहेंगे उनको हम ionosphere कहते हैं। अब ये जो layers होती हैं वो अलग अलग layers होती हैं ionosphere की, इनको हमने डिवाइड कर रखा है F लेयर में, E लेयर एंड D लेयर। ठीक है, तो 3 लेयर हैं। एक लेयर हमारी मेसोस्फीयर के आसपास आती है, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 70 से 80 किलोमीटर के आसपास। फिर जो बाकी 2 लेयर हैं, E एंड F लेयर, दे आर इन थर्मोस्फीयर, राइट, 100 से लेके 400 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, एंड द लास्ट लेयर F लेयर इज इन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि 280 किलोमीटर के आसपास रहती है। नाउ तो यहां पे लिखा हुआ है कि जैसे डी रीजन इज यूजुअली फॉर्म्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर, while E region typically appears in the lower thermosphere and F region is found in the upper reaches of the thermosphere. So होता क्या है कि during the day more ions are created than are destroyed. Obviously day के टाइम क्या हो रहा है, सन हमारा ओवरहेड पे रहेगा, एंड उस टाइम पे जहां पे हमारा डे हो रखा होगा वहां पे क्या रहेगा, आयंस ज्यादा क्रिएट होंगे बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन, एंड दस ये जो लेयर्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स बन जाती है। लेकिन नाइट में क्या हो जाता है, जो डी वाला रीजन है वो डिसअपेयर हो जाता है बिकॉज ऑफ द, ठीक है, ये वाला रीजन जो होता है नाइट में डिसअपेयर हो जाता है, बिकॉज नाइट में क्या होगा, उस रीजन जहां पे नाइट हो रखा होगा वहां पे हमारा आयंस उतने नहीं बनेंगे बिकॉज ऑफ द वेरी लो सोलर रेडिएशन। ठीक है, so that's why D region disappears. अब हम बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। तो एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द आयनोस्फीयर अबव अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। द एयर इज एक्सट्रीमली रेरिफाइड। ठीक है, तो रेरिफाइड मतलब थिन हो जाती है एयर बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया था, द गैस मॉलिक्यूल्स आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट। और जनरली यहाँ पे जो गैसेस रहती हैं, लाइट गैसेस रहती हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन, और टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज करता है बिकॉज इट इज एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट। अच्छा, एक टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक एस्केप। एटमॉस्फेरिक एस्केप में क्या होता है कि जो सर्टेन गैसेस होती हैं, लाइट गैसेस होती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जाती है बिकॉज दे आर वेरी लाइट। ओके, and these gases like hydrogen and heliums are constantly lost into space from the exosphere due to atmospheric escape. तो जनरली जो जोवियन प्लैनेट्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा जुपिटर,
सैटर्न, उनको हम जोवेन प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले जो लेक्चर बनाया था उसमें आपको बताया था। नाउ जोवेन प्लैनेट्स रिटेन गैसेस विद लो मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर एंड हायर ग्रेविटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस प्लैनेट पे ग्रेविटी हाई रहेगी उस प्लैनेट पे गैसेस उतने अच्छे तरीके से एस्केप नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और जहां ग्रेविटी लो रहेगी वहां पे क्या होगा, गैसेस एस्केप कर जाएंगी। फॉर एग्जांपल मरकरी, मरकरी इज अ वेरी स्मॉल प्लैनेट एंड हैज वेरी लो ग्रेविटी, तो वहां पे कोई गैसेस नहीं है। मून पे भी कोई गैस नहीं है, इवन मार्स पे भी बहुत थिन एटमॉस्फेयर है। ठीक है, बट हम लकी हैं कि हमारे अर्थ पे ग्रेविटी इज इनफ टू रिटेन द एटमॉस्फेयर। साथ ही साथ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बिकॉज अगर हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सन की चार्ज रेज रहती हैं, ठीक है, वो क्या कर देती, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप ऑफ कर देती। ठीक है, खत्म कर देती। सो हियर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमको पता है कि लाइफ गिविंग गैसेस हैं, सोलर रेडिएशन को ये रेगुलेट करती हैं, टेम्परेचर को बैलेंस करती हैं। ओके, ब्लॉक्स हार्मफुल रेडिएशंस एंड शील्ड द अर्थ फ्रॉम इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट है कि जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो मीटेरॉइड्स से बचाता है अर्थ को, क्योंकि ज्यादातर जो मीटेरॉइड्स रहते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो फ्रिक्शन से इतनी हीट क्रिएट होती है कि ज्यादातर जो मीटेरॉइड्स रहते हैं, ठीक है, वो जल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने हाइट एंड प्रेशर का भी दे रखा है कि प्रेशर जो होता है वो हाइट के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था आपको। ऑलराइट, तो जो एयर पार्सल रहेगा वो लेट्स से कि हमारे अर्थ के सरफेस पे एयर पार्सल, उसका जो वॉल्यूम भी रहेगा वो कम रहेगा बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। ठीक, लो वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर। अभी जैसे जैसे राइज करेगा इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम इसका बढ़ता जाएगा इसका टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो rises, expands and cools, then it comes downwards and compresses and warms again, then again it will rise upwards. So descending air warms as it compresses, okay, while rising airs will cool down as it expands. Okay, so rising air, और इसका जो कंसेप्ट है ये आगे बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, and cools while descending air compresses and warms. Okay, so here is some information about some planets and their atmospheric components. ठीक है, जैसे सन है तो सन में तो ऑब्वियसली कोई गैसेस नहीं होंगी, मरकरी में भी कोई गैसेस नहीं बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो ग्रेविटी। वीनस में जो जनरली गैस है वो रनअवे ग्रीन हाउस गैस है, CO2 यहाँ पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, वहीं अर्थ की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मार्स की बात करें तो मार्स में भी CO2 है बट उसका एटमॉस्फेयर काफी थिन है। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर में हाइड्रोजन एंड हीलियम, सैटर्न में भी हाइड्रोजन हीलियम, यूरेनस में हाइड्रोजन एंड मीथेन, एंड नेपच्यून में भी नाइट्रोजन एंड मीथेन। साथ ही साथ यहाँ पे एवरेज सरफेस टेम्परेचर भी आप देख सकते हो कि अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस है, वही मार्स इज वेरी कोल्ड, -55 डिग्री सेल्सियस, वीनस इज 460 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वीनस का टेम्परेचर ज्यादा है मरकरी से, इवन दो मरकरी इज क्लोजर टू द सन। व्हाई वीनस हैज अ हायर टेम्परेचर देन द मरकरी? बिकॉज ऑफ द रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, वही यूरेनस इज द कोल्डेस्ट वन।